प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं कुलदीप शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह, जिला मंडी, हर घर पाठशाला के आज के अंक में आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में आपका चैप्टर नंबर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम तापमान एवं तापमान का व्युत्क्रमण इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम तापमान से अभिप्राय, तापमान को निर्धारित करने वाले कारक, विश्व में तापमान का वितरण, तापमान खंड तथा तापमान प्रतिलोमन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले तापमान से अभिप्राय। किसी स्थान के तापमान से अभिप्राय वहाँ की खुली वायु के बीच की गर्मी की तीव्रता से है। तापमान वायु की तप्तता की मात्रा का माप होता है। तापमान धरातल से 1 मीटर ऊंचे रखे स्टीवेंसन स्क्रीन नामक पेटी में थर्मामीटर से नोट किया जाता है, जिसको कि आमतौर पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अब हम बात करेंगे तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में कहीं तापमान अधिक पाए जाते हैं और कहीं तापमान कम होते हैं, अर्थात सब जगह पर एक जैसे तापमान हमें नहीं मिलते हैं। इसकी क्या वजह है, इसके क्या कारण हैं? तो आइए चलते हैं। इसका सबसे पहला कारण है सूर्य की किरणों का कोण। सूर्य ताप की प्राप्ति अक्षांश के अनुसार बदलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप कम होता चलता है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा के समीप सूर्य सीधा चमकता है। इससे सूर्य की किरणें छोटे मार्ग से सीधे धरती पर पहुंचती हैं और कम स्थान पर संकेंद्रित होती हैं और वहां पर तापमान अधिक पाए जाते हैं। ध्रुवों की ओर जाने से सूर्य की ऊंचाई या सूर्य की किरणों का कोण जो है वो घटता चला जाता है। सूर्य की किरणें उस क्षेत्र में तिरछी पड़ती हैं। इससे वे अधिक क्षेत्र को गर्म करती हैं और वायु में लंबे मार्ग से होकर पहुंचती हैं, इसलिए वहां पर तापमान कम पाए जाते हैं। अगला है दिन की लंबाई। जिन स्थानों पर दिन लंबे होते हैं वहाँ सूर्य अधिक देर तक चमकता है और अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वहाँ पर तापमान अधिक होते हैं। जैसे कि गर्मी की ऋतु में दिन लंबे होते हैं और तापमान शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि शीत ऋतु में दिन की लंबाई कम होती है तथा तापमान कम पाए जाते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर ये जो लंबाई है दिन और रात की, ये बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर सूर्य की किरणें क्योंकि हमेशा तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर हमेशा ही तापमान कम पाए जाते हैं। अगला कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यानी कि इसकी दर है 165 मीटर यदि ऊंचाई बढ़ती है तो 1 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान में कमी आती है। और इसी फैक्टर के कारण पर्वतीय प्रदेशों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान कम पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शिमला और धर्मशाला की, तो यहाँ के जो तापमान है वो अम्बाला और चंडीगढ़ की अपेक्षा कम पाए जाते हैं। अगला कारक है समुद्र तट से दूरी। स्थल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होते हैं और शीघ्र ही ठंडे होते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में महाद्वीपों के अंदर वाले भाग तटीय भागों की अपेक्षा जल्दी और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जबकि शीतकाल में इसका उल्टा होता है। शीतकाल में वो समुद्री क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसी कारण समुद्र तटों पर स्थित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सम जलवायु और समुद्री तटों से दूर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम का मतलब है गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी का पाया जाना। अगला है समुद्री धाराएं। जैसे कि आप मानचित्र के ऊपर देख रहे हैं, 2 रंगों से समुद्री धाराएं दिखाई गई हैं, लाल रंग से और नीले रंग से। लाल रंग की जो समुद्री धाराएं हैं ये गर्म जल धाराएं हैं और जो नीले रंग से दिखाई गई हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। तो इनका इफेक्ट जो है तटीय क्षेत्रों में हमेशा रहता है। जिन क्षेत्रों से होते हुए गर्म जल धाराएँ जाएंगी उन क्षेत्रों को वो गर्म करेंगी, तापमान को बढ़ाएंगी, जबकि जिन क्षेत्रों से होते हुए ठंडी जल धाराएँ जाएंगी उन क्षेत्रों के तापमान में अपेक्षातया कमी आ जाती है।
तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला अगला कारक है धरातल की प्रकृति, अर्थात हमारा धरातल कैसा है। जैसे कि ऊंचे पर्वत से ढके क्षेत्रों में सूर्य की किरणें परावर्तित हो जाती हैं और वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जबकि वनस्पति वाले क्षेत्रों में सूर्य की गर्मी जल को वाष्प में बदलने में खर्च हो जाती है, इसलिए तापमान कम होते हैं। परंतु रेतीले मरुस्थलों और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में सूर्य की गर्मी धरती में अवशोषित हो जाती है, इसके कारण वहाँ पर तापमान ऊंचे रहते हैं। अगला है प्रचलित पवनें या भूमंडलीय पवनें। जो पवनें लगातार पूरा साल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। पवनों से वायुमंडल की हवाओं का मिश्रण होता है, इससे तापमान पर प्रभाव पड़ता है। सागरीय अथवा उष्ण खंड की ओर से आने वाली पवनें गर्म होती हैं और वो तापमान को ऊंचा करती हैं, जबकि पर्वतीय अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें ठंडी होती हैं, इनसे तापमान में कमी आती है। स्थानीय तौर पर बादल और वर्षा जो है, इनके कारण भी तापमानों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि दिन के समय आकाश बादलों से ढका रहे तो सूर्य की किरणों का धरती पर आने में जो है उनको रुकावट आती है, इससे दिन में तापमान कम हो सकता है। रात्रि को यदि बादल हैं तो जो विकिरण प्रक्रिया है उसमें रुकावट आती है और तापमान सामान्य से अधिक हो सकते हैं। अधिक वर्षा से भी तापमान निम्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे बादल छाए रहते हैं और सूर्य ताप की प्राप्ति धरती पर कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पर्वत की एक ढलान के ऊपर ज़्यादा धूप पड़ती है, जबकि दूसरी ढलान पर धूप कम पड़ती है। तो जिस ढलान पर धूप ज़्यादा पड़ेगी उस क्षेत्र में तापमान अधिक पाए जाएंगे, और जहाँ पर शैडो एरिया रहता है वहाँ पर तापमान कम रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनकी जो दक्षिणी ढलानें हैं उनके ऊपर ज़्यादा सनशाइन प्राप्त होता है, जबकि जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ पर धूप कम पड़ती है, जिसके कारण तापमानों में अंतर पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होता है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनकी उत्तरी ढलानों के ऊपर ज़्यादा गर्मी और दक्षिणी ढलानों के ऊपर कम धूप पड़ने की वजह से कम तापमान पाए जाते हैं। आगे है जल और स्थल का वितरण। जल भाग जैसे कि झीलें, नदी किनारे, सागर, समुद्र स्थल भागों की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। इसका कारण पानी की विशिष्ट ताप शक्ति से है, जो मिट्टी से लगभग 5 गुना है। इसलिए स्थल भागों का तापमान जल भागों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण से स्थल समीर और जल समीर चलते हैं, जो कि तटीय क्षेत्र को ना ज़्यादा गर्म होने देते हैं ना ज़्यादा ठंडा होने देते हैं। तो ये थे कुछ कारक जो कि तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में अधिक जल वाष्प और धूलीकण होने से भी तापमान अधिक हो सकता है। आगे हम बात करेंगे तापमान के भौगोलिक वितरण की। तो ये जो सामने आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें जनवरी महीने का औसत तापमान विश्व मानचित्र पर दिखाया गया है, और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इनको हम समताप रेखाएं कहते हैं। तापमान को दिखाने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं एक समान तापमान वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं। जनवरी में सूर्य मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर लगभग सीधा चमकता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीपों पर अधिक तापमान होता है तथा महासागरों में कम। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर अधिक और महाद्वीपों पर कम तापमान होता है, जैसा कि समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। उत्तरी पूर्वी एशिया में साइबेरिया में इस दौरान सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि -50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं अनियमित और ज़्यादा समीप होती हैं, क्योंकि यहाँ महाद्वीपों का भाग अधिक है। दक्षिण गोलार्ध में जल भाग अधिक होने के कारण समताप रेखाएं कुछ नियमित और दूर दूर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों को पार करते हुए समताप रेखाएं कुछ भूमध्य रेखा की ओर और सागरों पर कुछ ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। अब ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं यह पिछले वाले मानचित्र से भिन्न है। इसमें
जुलाई महीने का जो तापमान है उसको समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। इस दौरान सूर्य कर्क रेखा यानी कि 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर लगभग सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों पर तापमान कम और सागरों पर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों पर कम और महाद्वीपों पर अधिक होता है। न्यूनतम तापमान उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में ही उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं महासागरों पर दक्षिण की ओर तथा महाद्वीपों पर उत्तरी ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा कुछ सीधी और अधिक दूरी पर पाई जाती हैं। तापमान के वितरण के आधार पर हम संपूर्ण पृथ्वी को 3 खंडों में बांट सकते हैं। सबसे बीच में जो आप देख रहे हैं जहाँ टॉरिड जोन लिखा है, इसका मतलब है उष्ण खंड, अर्थात यहाँ पर लगभग पूरा साल गर्मी रहती है, सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं तथा इसका जो क्षेत्र है वो 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक होता है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का ये क्षेत्र है। दूसरा खंड है शीतोष्ण खंड या टेम्परेट जोन। उत्तरी गोलार्ध में 33.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर तक और दक्षिणी गोलार्ध में 33.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम शीतोष्ण खंड कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती, सारा वर्ष तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ कभी भी अधिक गर्मी नहीं पड़ती और तापमान बहुत ऊंचे नहीं होते। तीसरा खंड जहाँ फ्रिजिड जोन लिखा है जो कि नीले कलर से दिखाया गया है, इसको हम शीत खंड कहते हैं, जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अथवा आर्कटिक ध्रुवीय वृत्त से उत्तरी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री तक और दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक ये विस्तृत होता है। यह अत्यधिक ठंडा और निम्न तापमान वाला क्षेत्र है। यहाँ सारा वर्ष सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं एवं वर्ष का अधिकांश भाग जो है बर्फ से ढका रहता है। इसको हम फ्रिजिड जोन या शीत खंड कहते हैं। अगला हमारा सब टॉपिक है तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का प्रतिलोमन या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, जिसकी दर 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। लेकिन कई परिस्थितियों में यह देखा गया है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है कुछ समय के लिए, जिसको हम तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि रात्रि का धरातलीय तापमान प्रतिलोमन। ऐसा तापमान प्रतिलोमन प्रायः रात्रि को होता है। रात्रि को धरती की विकिरण क्रिया से धरती ऊपर की वायुमंडलीय परतों की अपेक्षा सबसे ठंडी हो जाती है और ऊपर की परतें कुछ गर्म होती हैं। इस प्रकार नीचे से ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। ऐसा जो है आमतौर पर सर्दियों में होता है, जब रातें बहुत लंबी होती हैं और विकिरण प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा लंबी चलती है। आसमान जब साफ़ होता है तब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि सुबह तक बनी रहती है। इसकी एक और वजह है वायु निकासी प्रतिलोमन। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों में विकिरण के बाद रात्रि को पर्वत शिखरों से बर्फ़ के स्पर्श से ठंडी हुई पवन ढलानों के साथ साथ नीचे उतरती है, जिसके कारण नीचे की गर्म वायु जो है वो ऊपर उठ जाती है और घाटी में ठंडी वायु आकर के बैठ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, घाटी में तापमान कम और कुछ ऊंचाई के ऊपर तापमान अधिक। तीसरी इसकी वजह हो सकती है अभिवहन तापमान प्रतिलोमन, अर्थात जब कभी ठंडी और भारी वायु साइड से आकर के यानी कि क्षैतिज दिशा में बहते हुए गर्म वायु के नीचे बैठ जाती है तो गर्म वायु ऊपर उठ जाती है। गर्म वायु की नीचे की परत ठंडी पवन के स्पर्श से ठंडी हो जाती है। इस प्रकार नीचे से ऊपर की तरफ तापमान बढ़ता है। इसे अभिवहन तापमान प्रतिलोमन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सब टॉपिक। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।